Hello students, welcome to Wings After 12th. My name is Gagan and I am your faculty of Mathematics and Data Interpretation. जैसा कि आप सब जानते हो, we teach you for IP MAT, CLAT, NMIMS, DUJAT, Christ University, Symbiosis and all other entrance exams that are given after 12th. So, आज के इस वीडियो में हम एक बिल्कुल नया, यूनिक, डिफरेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ डेटा सफिशिएंसी. ठीक है, ये एक बिल्कुल नया टॉपिक है, आज से पहले आपने नहीं किया होगा. तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट कि हम ये समझेंगे इसमें कि डेटा सफिशिएंसी क्या है और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन कंसिस्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स. डेटा सफिशिएंसी का जो क्वेश्चन होगा उसमें दो तीन पार्ट्स होते हैं. पहले पार्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दूसरे पार्ट में दो स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. ठीक है, दो स्टेटमेंट आपको बताए जाएंगे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. और तीसरे पार्ट में आपके पास 4 या 5 ऑप्शंस होंगे. ठीक है, अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स में कुछ इंफॉर्मेशन होगी. ठीक है, पहली स्टेटमेंट में कोई इंफॉर्मेशन होगी जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती. दूसरी स्टेटमेंट में भी कुछ इंफॉर्मेशन होगी, अगेन, जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती. तो अभी हम देखेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि वो स्टेटमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती. आगे हम इस वीडियो में इस चीज को समझेंगे. ऑप्शंस कैसे होंगे? ऑप्शंस, पहला ऑप्शन इस तरीके से हो सकता है कि स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशिएंट. दूसरा हो सकता है स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट. एक ऑप्शन हो सकता है बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट. एक हो सकता है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट. एक स्टेटमेंट हो सकता है एनी वन स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट. अब इसका क्या मतलब है? सफिशिएंट का मतलब यहां पर क्या है? सफिशिएंट का मतलब यह है कि अगर उस स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, अगर उसको यूज करके आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो, देन वी कॉल इट सफिशिएंट. अब आंसर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं कि x² की वैल्यू 4 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि x क्या है? यहां से हमें दो चीजें पता लग रही हैं, x है 2 और x -2 भी हो सकता है. तो एक चीज का हम ध्यान रखेंगे, डेटा सफिशिएंसी में वी लुक फॉर अ यूनिक आंसर. सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि लुक फॉर अ यूनिक आंसर. ठीक है, अगर हम कहते हैं कि x² 4 है, तो क्या हमें x के बारे में कोई यूनिक वैल्यू पता चल रही है? नहीं, यहां पे दो वैल्यूज आ रही हैं, x कैन बी 2, x कैन बी -2. तो ये हमें एक यूनिक आंसर नहीं मिल रहा. तो डेटा सफिशिएंसी में वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ यूनिक आंसर. दूसरा, वी आर लुकिंग फॉर अ डेफिनेट आंसर. डेफिनेट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि x इज अ सेट ऑफ दीज नंबर्स 2, 4, 6, 7, 8, 9. अब क्वेश्चन है, इज x एन इवन नंबर? अब इस इंफॉर्मेशन से क्या आप बता सकते हो कि x इवन है या नहीं है? गिवन क्या है? x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नंबर्स विच आर 2, 4, 6, 7, 8, 9. अब क्या x एक इवन नंबर है? हो भी सकता है, नहीं भी. अगर x 2, 4, 6 है तो इवन है, अगर x 7, 8, 9 है तो ऑड है. तो यहां पर क्या आप ये डेफिनेटली बता सकते हो कि x इवन है या ऑड है? नहीं. तो वी आर लुकिंग फॉर अ डेफिनेट आंसर. ठीक है, यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि x इज इवन, क्योंकि यहां पर x जिस सेट ऑफ नंबर्स को बिलोंग करता है वहां पे कुछ ऑड नंबर्स भी हैं. तो x समटाइम्स कैन बी इवन, समटाइम्स इट कैन बी ऑड. तो हम डेटा सफिशिएंसी में एक डेफिनेट आंसर खोजते हैं. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस के साथ हम इन स्टेटमेंट्स को समझते हैं. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 3z इज एन इवन नंबर, इज z एन इवन नंबर? अगर 3z
की वैल्यू इवन है, 3z अगर इवन है तो क्या z भी इवन है? हमें कंफर्म बताना है z इवन है या नहीं, ठीक है। और पहली स्टेटमेंट है z इज अ रैशनल नंबर। पहली स्टेटमेंट है z इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या हो सकता है? रैशनल नंबर तो 10/3 भी हो सकता है, रैशनल नंबर तो 2 भी हो सकता है। तो अगर हम z की वैल्यू 2 पुट करें तो 3 इंटू 2 दैट इज 6 विच इज इवन। अगर z इक्वल टू 2 है तो 3z इवन है ना। z इक्वल टू 2, 3z इज इवन। लेकिन क्या हम बता सकते हैं कि z कंफर्म इवन ही होगा? नहीं, बिकॉज z तो रैशनल नंबर है, z तो 10/3 भी हो सकता है। z अगर 10/3 है तो 3z कितना होगा? 3z 10 होगा, तो भी इवन होगा, है ना। तो अगर z एक रैशनल नंबर है तो 3z इवन होगा, लेकिन z कंफर्म इवन होगा या नहीं होगा ये हम नहीं बता सकते। फिर से आप एक बार समझिएगा, z एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर तो 10/3 भी होता है और रैशनल नंबर तो 2 भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम z की वैल्यू 2 पुट करें तो 3z इवन आता है ना। अगर हम z की वैल्यू 2 पुट करें तो 3z की वैल्यू आएगी 6 विच इज इवन। ये बात सही है, z यहां पर आ रहा है इवन, यहां पर है z इज इवन, लेकिन z एक रैशनल नंबर है तो इट कैन ऑल्सो बी 10/3। अगर हम 10/3 पुट करते हैं देन ऑल्सो 3z इज इवन, देन ऑल्सो 3z इज इवन, है ना। तो z अगर 10/3 है तो भी 3z इवन है, और z अगर 2 है तो भी 3z इवन है। तो क्या हम इससे कह सकते हैं कि z कंफर्म एक इवन नंबर है? नहीं कह सकते, बिकॉज z एक फ्रैक्शन भी आ रहा है और z एक इवन नंबर भी आ रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं हम कह सकते कि z इवन नंबर ही होगा। तो स्टेटमेंट 1 से हमारा आंसर एक कंफर्म आंसर नहीं आ रहा है, तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टेटमेंट 1 से अगर कंफर्म आंसर नहीं मिल रहा तो हम डायरेक्टली ये टिक नहीं कर सकते कि स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट। ऐसा जरूरी नहीं है, हमें दोनों स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है, उसके बाद ही हम आंसर ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। हमें यह नहीं पता कि सेकंड स्टेटमेंट से आंसर आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है सेकंड स्टेटमेंट से आंसर आए, हो सकता है नहीं भी आए, हो सकता है दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके आंसर आए। तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट से अगर हमें आंसर मिल जाए या ना मिल जाए तो भी हमें दूसरी स्टेटमेंट को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें किसी भी डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमेशा माइंड में रखना है। तो फिलहाल स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट। अभी हम आंसर नहीं टिक कर रहे, बट हमने एक इंफॉर्मेशन लिख ली है कि स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट अलोन। सिर्फ स्टेटमेंट 1 से तो आंसर नहीं आने वाला। अब हम स्टेटमेंट 2 को चेक करते हैं। जब हम स्टेटमेंट 2 को चेक कर रहे हैं तो हम स्टेटमेंट 1 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे। अगर हमने स्टेटमेंट 1 की इंफॉर्मेशन ले ली तो इसका मतलब हो गया कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर रिक्वायर्ड। अभी फिलहाल हम सिर्फ स्टेटमेंट 2 को चेक कर रहे हैं तो हम स्टेटमेंट 1 की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है? स्टेटमेंट 2 कह रही है कि z इज अ नेचुरल नंबर। तो z नेचुरल नंबर है और 3z इवन है, तो 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 4 इज 12, 3 इंटू 6 इज 18। लेकिन अगर 3 इंटू 3 करें तो ये तो ऑड हो जाता है, अगर हम 3 इंटू 5 करें ये तो ऑड हो जाता है। तो हमें ऑड नहीं देखना, 3z हमें इवन चाहिए। तो 3z इवन चाहिए और z एक नेचुरल नंबर है, तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि z इज एन इवन नंबर, बिकॉज इवन नंबर इंटू एन इवन नंबर गिव्स एन इवन नंबर। अगर z नेचुरल नंबर नहीं होता, रैशनल नंबर होता, तो फिर z 10/3 भी हो सकता था, z 8/3 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, 3z तो इवन आ ही जाता। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि z इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन।
अब अगर हम ऑड नेचुरल नंबर लेंगे तो हमें इवन वैल्यू नहीं मिल रही, तो इसलिए हमें इवन वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, तब जाके ऑड इंटू इवन विल गिव अस इवन। तो सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो 3 इंटू 2 इज इवन, 3 इंटू 4 इज इवन, 3 इंटू 6 इज इवन, बट 3 इंटू 7 इज नॉट इवन, है ना, 3 इंटू 7 इज नॉट इवन। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर z एक नेचुरल नंबर है तो उसको इवन नंबर ही होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी 3z टू बी इवन। ठीक है, अगर z एक नेचुरल नंबर है तो इट हैज टू बी इवन, देन ओनली विल 3z बी इवन। अगर z इवन नहीं होगा तो 3z इवन नहीं आ सकता। कंडीशन क्या है? z इज अ नेचुरल नंबर। तो आपने देखा कि जब z रैशनल नंबर था तो z फ्रैक्शन भी हो सकता था, z इवन नंबर भी हो सकता था, लेकिन जब z एक नेचुरल नंबर है तो हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि z इवन नंबर ही है, बिकॉज इट इज अ नेचुरल नंबर, इट हैज टू बी एन इवन नंबर, तब जाके 3z की वैल्यू इवन आएगी। तो स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट अलोन। ठीक है, अब हम इसका सही आंसर टिक कर सकते हैं विच इज ऑप्शन 2, कि स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अब हमें कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंबाइन करके कोई फायदा नहीं है, स्टेटमेंट 2 से आंसर आ चुका है और स्टेटमेंट 1 से नहीं आया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल का रेडियस बताना है और स्टेटमेंट 1 कह रही है एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर इज 154, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 154, राइट। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 154 इंटू 7/22, तो 22 से ये 7 टाइम्स कट गया तो r की वैल्यू आ गई 7। तो पहली स्टेटमेंट से हमें एक यूनिक आंसर मिल गया, r इज इक्वल टू 7। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, बट ध्यान रखना है हमें स्टेटमेंट 2 को भी वेरीफाई करना है। बिना स्टेटमेंट 2 को वेरीफाई किए हम आंसर नहीं टिक करेंगे। ओके, तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है? द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग along the perimeter of the circle is 9652. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब आप देखो ये सर्कल का पेरीमीटर है, इस पे फेंस करने का जो कॉस्ट है वो 9652 है, बट क्या हमें यूनिट कॉस्ट बताया गया है? कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट क्या होगा? पेरीमीटर इंटू यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट का मतलब कि 1 मीटर का कितना कॉस्ट है। क्या हमें कहीं पे बताया है कि 1 मीटर का कितना कॉस्ट है? नहीं। क्या हमें यह पता है कि उस सर्कल का पेरीमीटर कितना है? स्टेटमेंट 2 में ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ हमें यह बताया गया कि 9652 उसको फेंस करने का कॉस्ट है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 से आंसर नहीं आ सकता। सिर्फ स्टेटमेंट 2 से हम रेडियस का पता नहीं कर सकते, लेकिन स्टेटमेंट 1 से हमें एक यूनिक आंसर मिला है विच इज 7 मीटर्स। तो हम कहेंगे स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। इज एक्स अ प्राइम नंबर? इज एक्स अ प्राइम नंबर? और हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है 3x - 1 इज इक्वल टू 50। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास होगा 3x इज इक्वल टू 50 प्लस 1, 3x इज 51, x इज 51/3 दैट इज 17। तो पहली स्टेटमेंट से x की वैल्यू आ रही है 17, तो क्या 17 एक प्राइम नंबर है? डेफिनेटली है। तो हम कहेंगे कि पहली स्टेटमेंट सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, बिकॉज पहली स्टेटमेंट से हमें एक यूनिक आंसर मिल रहा है और हमें कंफर्म आंसर मिल रहा है। तो पहली स्टेटमेंट से तो आंसर आ सकता है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। लेकिन हम डायरेक्टली आंसर टिक नहीं करेंगे,
हम सेकंड स्टेटमेंट को भी वेरीफाई करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? सेकंड स्टेटमेंट है 3 + x = 20। तो यहां पे x की वैल्यू है 20 - 3, x = 17। तो आप देखिए कि सेकंड स्टेटमेंट से भी हमें एक यूनिक आंसर मिल रहा है और डेफिनेट आंसर मिल रहा है कि x इज अ प्राइम नंबर। तो यहां पे सही ऑप्शन क्या होगा? एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन इज सफिशिएंट। दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। स्टेटमेंट 1 से भी हमें यूनिक और डेफिनेट आंसर आ रहा है और स्टेटमेंट 2 से भी हमें यूनिक और डेफिनेट आंसर आ रहा है। तो हमें कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट 1 से भी आंसर आएगा, स्टेटमेंट 2 से भी आंसर आएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? एनी ऑफ द स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है ट्रेन क्रॉसेज अ टनल इन 20 सेकेंड्स। अब जानते हो कि जब भी ट्रेन एक टनल, एक ब्रिज या एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, whenever a train crosses a ब्रिज हो, टनल हो या प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, इस केस में हम डिस्टेंस कवर्ड क्या लेते हैं? डिस्टेंस कवर्ड इज टेकन एज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या टनल या जो भी है। ठीक है, ब्रिज हो, टनल हो, प्लेटफॉर्म हो, उसकी लेंथ। ठीक है ना। जब भी ट्रेन एक ब्रिज को या एक टनल को या एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, उस केस में डिस्टेंस कवर्ड क्या माना जाता है? लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द टनल। बट पहली स्टेटमेंट में सिर्फ इतना ही बताया है कि ट्रेन जो है एक टनल को 20 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है। ना ही हमें तो ट्रेन की लेंथ पता है, ना ही हमें उस टनल की लेंथ पता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ सकता। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज हम जानते हैं कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस बाय टाइम है ना। स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम तो हमें पता है 20 सेकेंड्स, लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं पता। तो जब तक डिस्टेंस नहीं पता हम स्पीड नहीं फाइंड कर सकते। अब हम क्या करेंगे? हम स्टेटमेंट 2 को वेरीफाई करेंगे, और जब हम स्टेटमेंट 2 को अकेले वेरीफाई कर रहे हैं तो हम स्टेटमेंट 1 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे। स्टेटमेंट 1 की इंफॉर्मेशन हम तब लेंगे जब हम दोनों को कंबाइन करके यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम स्टेटमेंट 2 को सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं। ट्रेन ओवरटेक्स अनदर ट्रेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इन 1 मिनट। ये ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर सकती है जो कि सेम डायरेक्शन में जा रही है 1 मिनट में। तो जब भी दो ट्रेन्स या दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, जब भी दो ट्रेन्स या दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? डिफरेंस ऑफ स्पीड्स। उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? डिफरेंस ऑफ स्पीड्स। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में ना ही हमें दूसरी ट्रेन की स्पीड पता है, ना ही हमें दूसरे ट्रेन का लेंथ पता है। ठीक है, और सिर्फ इतना पता है कि ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक कर लेती है। ठीक है ना, ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर लेती है 1 मिनट में। बट हमें ये नहीं पता कि दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है, हमें ये भी नहीं पता कि उसकी लेंथ क्या है। तो सेकंड स्टेटमेंट से भी आंसर नहीं आ सकता। तो अकेले तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनसफिशिएंट है, इट इज नॉट सफिशिएंट। अब हम क्या करेंगे? दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे। अब कंबाइन करने का मतलब यह है कि हम पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट दोनों का डेटा यूज कर सकते हैं। बट अगर हम दोनों का डेटा यूज भी करें तो ट्रेन एक टनल को क्रॉस कर रही है 20 सेकेंड्स में और एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है 1 मिनट में, लेकिन हमें कहीं पे भी नहीं बताया कि ओरिजिनल जो ट्रेन है उसकी लेंथ क्या है, या हमें यह नहीं बताया कि टनल की लेंथ क्या है या फिर दूसरी ट्रेन की लेंथ क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डिस्टेंस नहीं पता है कहीं पर भी। दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके भी आंसर नहीं आ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। मतलब स्टेटमेंट 1 और 2
अकेले अकेले तो आंसर नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो भी इस क्वेश्चन का आंसर निकलना पॉसिबल नहीं है। हम स्पीड ऑफ द ट्रेन नहीं फाइंड कर सकते इवन आफ्टर कंबाइनिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ द स्टेटमेंट्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो से आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि डेटा सफिशिएंसी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब एक चीज और आपने ध्यान दी होगी कि पहला जो एग्जाम्पल हमने लिया वो नंबर्स का था, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया वो ज्योमेट्री का था, ठीक है ना। हमने एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड, रेडियस ऑफ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। इसके बाद ये एग्जाम्पल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का है, ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेटा सफिशिएंसी में सिर्फ ज्योमेट्री के क्वेश्चन आएंगे, या सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के आएंगे, या सिर्फ टाइम एंड वर्क के आएंगे, ठीक है, या सिर्फ परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डेटा सफिशिएंसी को सॉल्व करने के लिए मोर और लेस हमें सभी टॉपिक्स का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। तो आंसर करने की जो टेक्निक है वो वही रहेगी कि हम एक यूनिक ऑप्शन खोजते हैं। यूनिक और डेफिनेट ऑप्शन जिस भी स्टेटमेंट से हमें मिलता है उसको हम यूज करते हैं और सेकंड स्टेटमेंट को भी वेरीफाई करते हैं, ठीक है। जब हम दोनों स्टेटमेंट्स को सिंगल सिंगल वेरीफाई कर रहे हैं तो हम दूसरी स्टेटमेंट का डेटा नहीं यूज कर सकते। जब हम कंबाइन करके वेरीफाई करते हैं तभी हम दोनों स्टेटमेंट्स का डेटा जो है वो यूज कर सकते हैं, और इससे हमारे आंसर ऑप्शन पे इफेक्ट आता है। अगर हमने पहली स्टेटमेंट से ही आंसर निकाल लिया तो भी हमें दूसरी स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट 1 से भी आंसर आ रहा हो और स्टेटमेंट 2 से भी आंसर आ रहा हो, ठीक है। तो अगर पहली स्टेटमेंट से हमें आंसर मिल जाता है तो भी हमें सेकंड स्टेटमेंट को वेरीफाई करना जरूरी है। अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान में रखें तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।